हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई यूपीएससी का जो मेंस था 2024 का वो खत्म हुआ। जिस दिन ये मेंस हो रहा था उस दिन मैं क्योंकि पटना में था तो मैं एक सेमिनार का हिस्सा था, इसलिए मैं उसके एक्सप्लेनेशन का हिस्सा नहीं बन पाया, उसमें भागीदारी नहीं कर पाया। हालांकि हमारे चैनल पे बहुत सारे काबिल शिक्षकों ने, बहुत ही योग्य शिक्षकों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पेपर का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया, लेकिन तब भी आप में से काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो भाई मेरे साथ जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है काफी समय तक, तो उनकी ये इच्छा थी, ये उनकी मांग थी कि भाई मैं जो है इकोनॉमिक्स के जो सवाल कम से कम आए हैं मेंस में उनको एक एक करके डिस्कस करूं और ये भी आपको सिद्ध कर दूं। मेरा भी उसमें एक हित था। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने मेरी पढ़ाई इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो प्री में भले ही थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, मेंस तो मजाक लगेगा। ये आपने फिर जिन लोगों ने मेरी क्लास देखी है आपको पता होगा, मैं हर बार ये कहता हूं प्री में भले ही थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, क्योंकि प्री थोड़ा सा होता है, कभी कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, मेंस में दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो भाई इन अध्यायों के इन डिस्कशंस के माध्यम से मैं उसको भी खत्म करूंगा। तो ये डिस्कशंस कैसे जाएंगे पहले आपको बता दूं, मैं सारे प्रश्न एक साथ डिस्कस नहीं करूंगा, एक एपिसोड में एक प्रश्न डिस्कस होगा। तो 10 मिनट का 12 मिनट का एक एपिसोड होगा। ये जो मैं क्लिप बना रहा हूं, ये जो छोटा सा एक डिस्कशन है, 10 से 15 मिनट का एक प्रश्न का, केवल एक बार में एक प्रश्न करेंगे, क्योंकि लंबा एपिसोड होता है तो लोग बोर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हैं। आपको भी हो सकता है आपके पास एक मुश्त उतना समय ना हो, तो एक एक करके हर कुछ दिन में, हर रोज या हर दूसरे दिन मैं एक ऐसा क्लिप रिलीज करता रहूंगा। जो भी 8-10 सवाल आए हैं वो सारे के सारे हम 8-10 दिनों में, 10-15 दिनों में खत्म कर देंगे। रोज एक प्रश्न का क्लिप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का क्लिप जो है हम रिलीज करते रहेंगे। तो आज जो है 2024 का जो मेंस है उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। आज उसका पहला प्रश्न जो है हम ले रहे हैं। भाई इसमें इकोनॉमिक्स का जो पहला प्रश्न है, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो संसाधन मैं उपयोग कर रहा हूं यह हमारा स्टडी IQ IAS का ही मॉडल आंसर है, लेकिन इस मॉडल आंसर का मैं उपयोग नहीं करूंगा। मैं उसका एक कारण आपको बता देता हूं कि कोचिंग संस्थानों के, अपने खुद के कोचिंग संस्थान को मिलाकर भी मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, कोचिंग संस्थानों के मॉडल आंसर की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये मॉडल आंसर जिस तरह से लिखे जाते हैं अक्सर ये छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होते, क्योंकि ये बहुत डेटा हेवी होते हैं। इनमें बहुत सारे आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। ये आंकड़े जो हैं भाई, ये जब आप पेपर के बाद आप लैपटॉप के साथ बैठकर मॉडल आंसर बना रहे हो तो आपके लिए इनको निकाल के डालना आसान है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए ये आंकड़े डाल पाना मुश्किल होता है। तो मैं इनका डिस्कशन जो करूंगा वो एक आदर्श तरीके से नहीं करूंगा। मैं इनका डिस्कशन वही करूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जो है क्या लिख सकते थे, ये डिस्कशन हम करेंगे। हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि आदर्श तरीका क्या है। आदर्श तरीका तो बहुत कुछ है यार, है ना, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पे, एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पे आप क्या लिख सकते थे, यह चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम इसके पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। इसी डॉक्यूमेंट को हम रेफर करेंगे। ये GS3 का पेपर है, इकोनॉमिक्स के सवाल इसमें आते हैं, तो आज इसी को हम रेफर करेंगे, इसी ऑर्डर में हम चलेंगे जिसमें इसमें सवाल दिए हैं। आज खाली पहला प्रश्न करेंगे। ये बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज पहला एपिसोड है, अगले एपिसोड से बैकग्राउंड वगैरह नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई ये जो हमारा 2025 में अगर आप मेंस देना चाहते हैं वास्तविकता में, तो भाई हमारा जो P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच है उससे जुड़ने का आज लास्ट डे है। और याद रखिए 2025 का जो ये परीक्षा होने वाली है उसका भी अब लास्ट डे है, यानी कि एकदम आखिरी है, ये उसका लास्ट बैच है। ये याद रखिएगा 2025 के लिए, इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं आएगा। AJ लाइव कोड लगा के इससे आज ही जुड़ जाइए। 20,999 में ये मौके बार बार नहीं मिलते। 2025 के प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको ये बैच करा देगा, इस बात को याद रखिए। अगर आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 29,999 में जुड़ सकते हैं, उसमें भी सेल का और बैच से जुड़ने का आज लास्ट डे है, याद रखिएगा। 2027 में अगर आप देने वाले हैं तो सेल का आज लास्ट डे है, 34,999 में आप जुड़ सकते हैं। बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। जो भी बैच चाहिए हो आपको AJ लाइव कोड लगा के जुड़िए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए साहब, अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे। सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या है
भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में, यानी कि याद रखिए कौन से पीरियड की बात करी है, सुधारों के उपरांत। सुधार कब शुरू हुए? 1991 में। यानी कि जो भी बात आपको करनी है वो 1991 के बाद की बात करनी है, उसके पहले का कोई एग्जाम्पल, कोई थ्योरी, कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम नहीं बतानी, कोई फायदा नहीं है उसका। 91 के बाद की पूछी गई है। उसके बाद की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय, सामाजिक सेवाएं मतलब भाई जो लोगों की सामाजिक सेवाएं होती हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस तरह, या फिर लोगों का जो रोजगार हो गया, इस तरह की चीजें जो हैं, उन पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप, यानी कि किस फॉर्म में खर्चा किया गया, और प्रवृत्ति, उसका नेचर क्या था, इसका परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक, यह पहला भाग है, किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुरूप है। तो हमारा लक्ष्य क्या था? समावेशी समृद्धि। दो भाग है। पहला भाग तो पूछा गया है कि भाई 1991 के बाद जो है सार्वजनिक व्यय जो हुआ सामाजिक सेवाओं पे, उनका स्वरूप और प्रवृत्ति क्या था। और दूसरा भाग ये पूछा गया है कि भैया क्या ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो लक्ष्य था क्या वो अचीव हुआ है। बस इतना आपको बताना है, सिंपल सी चीज है। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? ये उत्तर इग्नोर कर रहा हूं मैं, इसको मैं देख भी नहीं रहा, क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के उत्तर से सहमत नहीं होता कभी भी। मतलब मैं खुद स्टडी आईक्यू का ही आंसर है, लेकिन मैं तब भी ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा आंसर है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब आंसर है, लेकिन इस तरह के आंसर बच्चा नहीं लिख के आ सकता, विद्यार्थी नहीं लिख के आ सकता। तो इसीलिए मैं इस आंसर को रेफर नहीं करूंगा। तो मैं वो आंसर बताऊंगा जो आप लिख के आ सकते हो, जिसकी चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, लिख देते हैं 2024 मेंस क्वेश्चन 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 1991 के बाद जिस तरह का आर्थिक विकास हुआ, उसके बाद आपके जो सामाजिक खर्चे हुए, ठीक है, जो आपके सामाजिक खर्चे हुए, उनकी प्रवृत्ति, क्या हो रहा है यार ये, हाँ, उनकी प्रवृत्ति, और दूसरा शब्द क्या था यार प्रवृत्ति के अलावा, मैं शब्द भूल जाता हूं, ये बड़ी दिक्कत है। प्रवृत्ति और स्वरूप, हाँ, उनका प्रवृत्ति और स्वरूप आपसे पूछा गया है कि उनकी प्रवृत्ति और स्वरूप क्या थी। ये हमारा पहला भाग है। तो भैया इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए बताइए? इसका इंट्रोडक्शन आपको यह बताना है कि सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया है, टाइम के हिसाब से एक डिवाइडिंग लाइन बनाई है। 1991 के बाद पूछा गया है, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। आपकी शुरुआत यह होनी चाहिए कि सरकारी व्यय में 1991 के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। जिस तरह से देश में सरकार की भूमिका में बड़ा परिवर्तन देखा गया कि नहीं देखा गया? तो 1991 के बाद भारत में सरकार की भूमिका बदली या नहीं बदली? भाई उसके पहले सब कुछ सरकार करती थी, तो सरकार की भूमिका जो है वो प्रमुख जो एक्टिव एजेंट है, क्या भूमिका बदली? सरकार जो है वो एजेंट से बदलकर इनेबलर बन गई। सरकार की भूमिका क्या हो गई? हम सरकार अब खुद आर्थिक गतिविधियां नहीं करती थी, सरकार बाजार पैदा कर रही थी, सरकार परिस्थितियां उत्पन्न कर रही थी, सरकार एक इनेबलर की भूमिका में आ गई और निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियां उसने लेने दी। यह हमारा इंट्रो की पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या है? लेकिन समाज के पिछड़े वर्गों की जिम्मेदारी अब भी सरकार पर ही थी। यहां पे हमारा इंट्रो खत्म हुआ। भाई समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, इनकी जिम्मेदारी अब भी सरकार पर ही थी कि नहीं थी? क्योंकि निजी क्षेत्र जो था वो तो सक्षम नहीं था। भाई वो पिछड़े वर्गों की मदद कैसे करेगा? तो वो तो सक्षम नहीं था, यह बात क्लियर है। तो पिछड़े वर्गों की जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ी। ठीक है, यहां पे क्लियर हुआ। अब यहां तक तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम अपनी मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में याद रखिएगा दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको, और केवल 150 शब्द हैं, यह भी याद रखिएगा। केवल 10 नंबर का सवाल है, 150 अंक है, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, इसका भी याद रखना है। तो एकदम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले जो हम बोलेंगे कि भाई स्वरूप व प्रवृत्ति, अगर हम ये बोलें कि स्वरूप व प्रवृत्ति क्या थी सरकार के खर्चों की, तो इसमें क्या हुआ, सरकार के खर्चों के स्वरूप व और प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि सरकार ने धीरे धीरे अपने खर्चे जो हैं वो लोगों में क्षमता के निर्माण में ज्यादा करने शुरू किए। सरकार ने क्या किया?
लोगों में क्षमता निर्माण पर अत्यधिक खर्च करना शुरू किया। इससे दो लाभ हुए। एक तो हमारे जो उद्योग धंधे, क्योंकि 1991 के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, बहुत सारे उद्योग धंधे हमारे पास आए, ये बात सही है। तो हमारे पास जो नए उद्योग थे उनको श्रमिक चाहिए थे। भाई उनको कुशल श्रमिक चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? तो ये श्रमिक कहां से मिलेंगे? अगर तुम्हारे देश का जो मजदूर है वो प्रशिक्षित ही नहीं होगा तो भाई ये उद्योग धंधे कहां से काम करेंगे? बात समझ रहे हो कि नहीं? एक तो ये मिला, और दूसरा लोगों को सरकारी मदद पर निर्भरता कम हुई। भाई अगर व्यक्ति जो है वो खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, कमाने लगेगा, तो सरकारी मदद पर निर्भरता कम हो जाएगी। यार सीधी सीधी बात है, आपकी तनख्वाह आने लगेगी, आप ठीक ठाक पैसे कमाने लगोगे, सरकारी मदद आपको चाहिए ही नहीं उसके बाद। तो इन कारणों से सरकारों ने क्षमता निर्माण पर बहुत ज्यादा फोकस किया। उसके लिए बहुत तरह के कौशल विकास की योजनाएं चलाई गई, स्कूल कॉलेजों का विकास किया गया, ये चीजें सरकार ने की। औद्योगिक ट्रेनिंग जो है वो कई प्रकार से सरकार ने की, ये आपको पहला बिंदु उसमें बताना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज हुई। इसमें धीरे धीरे, याद रखिए 1991 से अभी तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, आपको यह भी बताना है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, शुरू में ऐसा नहीं था। सरकार क्या करती थी? चीजों पर सब्सिडी ही देती थी या फिर सुविधाएं स्वयं देती थी। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, उस तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार ने लोगों को सीधा धन हस्तांतरण भी शुरू किया। धन हस्तांतरण एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको इसमें लिखना है। सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया, जिससे क्या हुआ? बाजार की जो भूमिका है वो विकृत नहीं हुई। भाई मान लो सरकार आपको सस्ता गेहूं देती जा रही है, तो बाजार में जो गेहूं बिक रहा है उसका मार्केट खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बजाय इसके सरकार अगर आपको पैसा दे देगी तो आप जाके बाजार से ही खरीदोगे। तो बाजार की भूमिका जो है वो विकृत नहीं हो रही है। तो धन हस्तांतरण के जरिए सरकार जो है इस प्रकार की चीजें करती रही। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने वित्तीय समावेशन का बहुत ज्यादा प्रयास किया। वित्तीय समावेशन जो है उसका प्रयास किया भारत में सरकार ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जनधन योजना का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप मुद्रा योजना का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की योजना जो है सरकार ने चलाई ताकि निर्धनतम व्यक्ति जो है उसका आर्थिक समावेशन होता रहे, उसको जो है वित्तीय सुविधाएं जिस प्रकार की मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। यह हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्या समावेशी विकास हुआ है? देखिए इसमें और 10 पॉइंट बता सकता हूं मैं, लेकिन 10 ही नंबर का है, यह भी हमको याद रखना है। तो क्या समावेशी विकास हुआ है? ये तो मिला जुला जवाब दे सकते हो यार, आप सभी दे सकते हो। ये तो यार जिसने मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस करी हैं, क्या समावेशी विकास हुआ है? भाई कुछ हद तक हम कह सकते हैं हुआ है, कुछ हद तक कह सकते हैं नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे भारत में गरीबी दर में गिरावट आई है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सर्वे, कुछ सर्वे कहते हैं 10% के नीचे हैं, एसबीआई का सर्वे तो यह कहता है कि 5% के नीचे है। अगर हम इसको सही ना भी माने तो भी हम ये तो कह सकते हैं कि कम से कम गरीबी दर में जबरदस्त गिरावट आई है भारत में 1991 के बाद। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस पे तो आप संदेह नहीं कर सकते। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इसमें आप कोई संदेह नहीं कर सकते। हमारी जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इसमें आप कोई संदेह नहीं कर सकते। हमारी जो है यहां तक कि ग्रामीण जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है, यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि जीवन प्रत्याशा हर जगह बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्रों में अस्पताल बने हैं, गांव में भी बढ़ा है। तो इस तरह की चीजें हुई हैं हमारे यहां। हमारी साक्षरता दर बहुत बढ़ी है, हमारी साक्षरता, ग्रेजुएट दर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? ये सारी चीजें बढ़ी हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां क्या रह गई हैं कि अभी भी भारत में आर्थिक विषमता जो है वो अब भी बहुत ज्यादा है, कि कुछ लोग बेहद ज्यादा धनवान हैं, कुछ लोग बेहद ज्यादा गरीब हैं। इस विषमता का समाधान हम कर पाए हैं क्या? नहीं कर पाए। रिपोर्ट आती रहती है, कोई सी भी रिपोर्ट दे दो। आप इसमें अंबानी साहब की शादी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक धनाढ्य व्यक्ति के परिवार के विवाह में जो खर्च होता है वो शायद एक पूरे राज्य के गरीबों के खर्चे के बराबर है। तो आप इस तरह का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हालांकि व्यक्तिगत आक्षेप ना करें तो बेहतर है, आंकड़े की बात करें तो बेहतर है। आंकड़े याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो मत लिखिए, गलत मत लिख के आओ। ठीक है, जैसे मुझे आंकड़े याद नहीं रहते तो मैं नहीं लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत आंकड़े मत लिख के आना। याद है तो सही लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो। आर्थिक विषमता है, महिलाओं का समावेशन अब भी बहुत कम है। भाई हमारे यहां जो
आपकी श्रम बल में महिलाओं की जो एक भागीदारी है वो अभी भी, जब हम कहते हैं कि सुधर गई है, तब भी वो जाके 32% के आसपास हुई है, जबकि आप देखेंगे अब बाकी देशों में वो 60% के आसपास है। ये बात सत्य है। इसके अलावा हमारे यहां अभी भी कृषि क्षेत्र जो है वो सफर कर रहा है। हमारे यहां कृषि क्षेत्र जो है उसका विकास अब भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। कृषि क्षेत्र अब भी पिछड़ा हुआ है। किसानों की आत्महत्या आज भी एक समस्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये बताती हैं कि हम हमारा समावेशी विकास का जो लक्ष्य है हम उस पर आगे तो बढ़े हैं, लेकिन जितना आगे हम बढ़ना चाहते थे उतना नहीं बढ़ पाए। बस इतना आपको बताना है। कंक्लूजन क्या है भाई इसका? कंक्लूजन क्या करोगे? कंक्लूजन जैसे मैंने बताया था बहुत छोटा रखना है, आशावादी रखना है। तो आप ये इसका कंक्लूजन क्या कर सकते हो? आर्थिक सुधार जो हैं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्णतः बदला निश्चित तौर पर। और भारत ने भी, और इसके अलावा सरकारी नीतियों ने भी यह सुनिश्चित किया कि इनका लाभ जो है वो अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए। जो लोग इस प्रक्रिया से छूट गए हैं उनको विकास के अगले चरण में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। बस सिंपल ऑप्टिमिस्टिक आंसर। कहीं से भी मुश्किल लगा? ये बताओ, कोई भाग ऐसा था जो इस उत्तर का जो आपको मुश्किल लगा? मैं बार बार ये कहता हूं, अगर जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं, P2I बैच वालों ने, नॉन बैच वालों ने, कोई सी भी देख लो, अगर आपने वो क्लासेस कर ली हैं तो मेंस में तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं नींद में लिख सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब एक एक चीज जो यहां बताई है सब पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है ये बताना। अगर एक एक चीज पढ़ाई है तो फिर ये उत्तर लिख के आना चाहिए। इस तरह का ही उत्तर आपको लिखकर आना है, इसी पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा इस सीरीज का पहला एपिसोड। बाकी हम इसको आगे और लेके आएंगे, लेकिन आपको जाते जाते बता दूं 2027 वालों के लिए 8 तारीख से नया बैच आ रहा है, शाम को 6 बजे वाला। एजे लाइव कोड लगा के आप उससे जुड़ सकते हैं 34,999 में। 2026 वालों के लिए ये जो बैच है वही है जो 27 तारीख से शुरू हो गया था। इससे जुड़ने की लास्ट डेट है 3 तारीख, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में जुड़ सकते हैं। और अगर आप अगले ही साल यानी कि 2025 में ही परीक्षा देने वाले हैं तो भैया ये आखिरी बैच है और जुड़ने की लास्ट डेट है। तो 3 अक्टूबर तक आप जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के 2025 वाले बैच से 20,999 में। तो आज ही जुड़ जाइए और इस प्रश्न और जो है अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।